कंडक्शन थ्योरी में क्या है देखेंगे हम लोग, ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होती है। तो हमारे पास हम लोग को दो स्टडी करना रहता है, दो चीजें स्टडी करनी होती है यहाँ पे। एक होता है सॉलिड में और एक होता है लिक्विड में। सिंपल सी बात है। तो सॉलिड लिक्विड नहीं देखते हम लोग यहाँ पे, यहाँ हम लोग देखते हैं मेटेलिक कंडक्शन, मेटेलिक कंडक्शन देखते हैं, एंड सेकेंड हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन देखते हैं। ठीक है, मतलब कंडक्शन इन एक्वा सॉल्यूशन एंड कंडक्शन इन द मेटल्स। तो दो तरह कंडक्शन हम लोग को स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें जो कंडक्शन किसके बेस पे होता है, इससे मान लीजिए अगर हम बात करें पहले मेटेलिक कंडक्शन की बात करते हैं, तो मेटेलिक कंडक्शन कैसे होता है? मेटेलिक कंडक्शन कैसे होता है भाई? कोई मेटल होता है, मेटल के सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। अगर मान लीजिए मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, तो मेटल सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पांसिबल होते हैं कंडक्शन के लिए। कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए आपने इसमें किसी भी एक एंड पे आपने इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी आपने कनेक्ट कर दिया, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो क्या फ्लो कराएगी? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कराएगी। अब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मान लीजिए उसकी एनर्जी कुछ भी, इलेक्ट्रॉन्स की कुछ भी एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। ठीक है, एंटर कर रहा है साइड से। अब उसकी जिस हिसाब से उसकी एनर्जी होगी वो उतने दूर तक मूव करेगा, क्योंकि जब तक इसके पास एनर्जी नहीं होगी तब वो मूव नहीं करेगा, है कि नहीं भाई? आप जरा याद करिए, याद करें, रोज देखते होंगे आप लोग, जो आप लोग कभी निकलते होंगे हाई टेंशन वायर्स के आसपास जब निकलते होंगे, इतनी आवाजें आती रहती है, इतना साउंड क्रिएट करता रहता है। वो 44,000 या 11,000 वोल्ट का वायर होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है सोर्स से, मतलब जहाँ से सोर्स होता है वहां जो सप्लाई की जाती है, तो 11,000 या 14,000 वोल्ट्स में ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, क्योंकि पता था कि 12 वोल्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी वो सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सोर्स से ट्रांसफर करेंगे, पता था कि एक आध किलोमीटर पहुंचेगा और खत्म हो जाएगा। भाई जब इलेक्ट्रिसिटी पावर होगी तभी तो वो पहुंचेगा। अगर उसको अगर 50 किलोमीटर 100 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक ट्रेवल करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स हाई होना चाहिए ना। अब 11,000 या 14,000 नहीं होगा तो पहुंचेगा ही नहीं। 120 वोल्ट भेजोगे तो रास्ते वाले वाला खत्म हो जाएगा और पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि एनर्जी जब तक रहेगी नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, जब एनर्जी नहीं होगी तो ट्रांसफर कहां से होगा? तो क्या होता है कि जब वो हाई सोर्स 11,000 या 14,000 वोल्ट से जब आता है ट्रांसफार्मर पे, तो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, पढ़ा होगा किसने? हाँ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो। तो क्या करता है वो 11,000 वोल्ट को या 14,000 वोल्ट की करंट को स्टेप डाउन करके किसमें वोल्ट कन्वर्ट करता है? किसमें करेगा? 240 वोल्ट पे, तो 220 वोल्ट पे कन्वर्ट करेगा, 220 पे करता है ना। हाँ, तो अब हालांकि 220 240 के बीच में रहता है, वो एकदम एग्जैक्ट नहीं होता है। वो सप्लाई जो हमारे रहते हैं 220 वोल्ट तक की रहती है, तो उतने वोल्ट तक वो ट्रांसफर करके फिर वो ट्रांसफर करता है कि नहीं? ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे ऐसे यहाँ भी होता है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो अंदर तरफ एंटर करती है। तो जब ये अंदर तरफ एंटर करती है तो खुद नहीं मूव करता पूरा, ये खुद नहीं मूव करेगा। पता यहाँ लगा दी, पता चला जहाँ सोर्स से 50 किलोमीटर से करंट आया है वहां का इलेक्ट्रॉन यहाँ घर तुम्हारे घर पहुंच जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, ठीक है, चार्ज ट्रांसफर करेगा। तो जब वो एनर्जी ट्रांसफर होगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का आगे बढ़ता जाएगा, ये वाला आगे वाला ट्रांसफर करेगा, फिर अगला वाला अगला ट्रांसफर करेगा, ऐसे ट्रांसफर करते 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 कंडक्शन हो जाता है। तो इसीलिए क्योंकि जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वहां कंडक्शन होता है, और जहां पे नहीं होता फ्री इलेक्ट्रॉन वहां कंडक्शन नहीं होता। ऐसा थोड़ी ना है कि ऐसा थोड़ी ना है कि भाई अगर वहां पे फ्री अगर क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो तो इसके पास अगर इतना दम हो तो यहाँ पहुंच के वहां चल के दिखा दे तो करंट ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ये नहीं ट्रांसफर होता ना पूरा, वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है तो अगला इलेक्ट्रॉन आगे तरफ मूव करता है तो कंडक्शन होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिस्पांसिबल होते हैं कंडक्शन करने के लिए। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो कंडक्शन नहीं होगा। अंडरस्टूड? ठीक है, ये है मेटलिक कंडक्शन की थ्योरी, जिसमें मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पांसिबल होते हैं कंडक्शन के लिए। ठीक है, अंडरस्टूड?
अब इसी में जो टर्म्स हैं जो हम लोग स्टडी करते हैं वो कौन कौन से टर्म्स होता है। पहला टर्म है हमारा रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस क्या होता है? हाँ क्या होता है? hindrance which is present या created in the system which stops the flow of a current. hindrance जो रोकता है उसको, है कि नहीं? तो वो होता है रेजिस्टेंस। तो हम सिंपली हम इसको बोलते हैं हिंड्रेंस बोल देते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा बातें नहीं करेंगे इसमें। हिंड्रेंस फॉर इलेक्ट्रॉन, हिंड्रेंस फॉर इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टूड? ठीक है। तो किसी भी मेटल में हिंड्रेंस क्रिएट करता कौन है? कौन क्रिएट करता है? रेजिस्टेंस करता है। रेजिस्टेंस कौन है? रेजिस्टेंस कौन है? कोई गुंडा मौली थोड़ी ना एक रास्ते खड़ा होकर वहां बैठा हुआ कि हाँ तुम आओ इलेक्ट्रॉन आओ तुम पिलाते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे रेजिस्टेंस क्रिएट कौन कर रहा है? मेटल आयन, मेटल आयन क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास, जैसे यहाँ मान लीजिए आपके पास कॉपर का मेटल है, जैसे मान लीजिए आपके पास कॉपर है, ये कॉपर का मेटल है आपको दिया गया है, इसमें कंडक्शन स्टडी करना है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन भाई मेटल लिया है तो क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है क्या? कॉपर भी तो होगा ना उसमें। तो कॉपर भी तो प्रेजेंट है, कॉपर भी तो आयन के फॉर्म में होगा, कॉपर 2+ आयन कॉपर आयन के फॉर्म में रहेगा। तो हिंड्रेंस जो क्रिएट करता है वो मेटल आयन करता है, क्योंकि मेटल आयन मूव नहीं करते हैं, मेटल आयन ही मूव करते हैं, ठीक है। ये हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि फ्लो सबसे ज्यादा किसका होगा? इलेक्ट्रॉन्स का होगा, मेटल आयन का नहीं। इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करती है तो मेटल आयन कम मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, बहुत लाइट होता है। मेटल आयन तो हेवी हुआ ना, वो थोड़ी ना मूव करता है ज्यादा। तो यही क्या करता है? यही हिंड्रेंस क्रिएट करता है, यही रास्ते में आता है, रोकता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये है रेजिस्टेंस आर। इसका यूनिट क्या होती है? ओम। ये होती है ओम, ठीक है, अंडरस्टूड? ये हो गया रेजिस्टेंस। अगला क्या होता है? हाँ, अगला है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी और जी, सी और जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जितना कम होगा कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो यूनिट क्या होती है इसकी? ओम इनवर्स और वो बोलते हैं इसको, इसके बाद ओम भी है, मो भी तो होता है। हाँ, वो मोल में वाला नहीं, मोल है। हाँ ठीक है। हाँ क्या बहुत चला था, पता नहीं कहाँ से निकाल देते कुछ। हाँ मोल में ओके। तो रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, उसके बाद रेजिस्टिविटी है ना, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको हम लोग। स्पेसिफिक का मतलब होता है एकदम स्पेसिफिक, रो से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, है कि नहीं? क्लियर है? तो ये क्या होता है वैसे? रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए भाई हमने एक वायर दे दिया, एक हमने वायर दे दिया, ठीक है, बांसुरी नहीं है वायर, तो ये वायर दिया, ठीक है। तो ये जो एरिया होता है ये वाला इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, है कि नहीं? ठीक है, निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर निकलेगा सर्कल के तरफ, ठीक है। पाई ना भी मजा लगा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? रो एल अपॉन ए, ये होगा ना। तो रो क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन एल। अब यही है आपका, क्या है ये? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, अंडरस्टूड? सही है, ओके। हाँ अच्छा, हाँ लिखा हुआ है ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो एल अपॉन ए क्या होता है? एल अपॉन ए क्या होता है? नहीं, एल अपॉन ए क्या होता है जी? अरे सेल कांस्टेंट है कि नहीं? एल अपॉन ए है कि नहीं सेल कांस्टेंट? तो हम इसको और इसको क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? अगर इसको और सिंपलीफाई करेंगे क्या लिखेंगे?
R इक्वल रो इंटू सेल कांस्टेंट, लिख सकते हैं ना इसको? ये हो गया सेल कांस्टेंट। तो ये यहाँ का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट क्या है, याद आ रहा है सब? याद आ रहा है? तो ये तो पाला पड़ रहा है। हाँ, कनेक्टिविटी और हाँ स्पेसिफिक कनेक्टेंस। इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल के। अच्छा ठीक, तो ये क्या होता है भाई? के जो होता है दिस इज इनवर्स ऑफ, भाई इनवर्स क्या? इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ना। जैसे देखिए रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कनेक्टेंस होता है, उसी तरह से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा स्पेसिफिक कनेक्टेंस होता है। तो 1 अपॉन रो हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा L अपॉन RA, L अपॉन RA हो जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, तो सेम फॉर्मूला वही रहेगा। अब इसको अगर हम और सिंपलीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन R और ये बन जाएगा सेल कांस्टेंट Ta/N2 ना। 1 अपॉन R क्या हो जाएगा? C, तो ये और सिंपलीफाई हो जाएगा C इंटू सेल कांस्टेंट। अंडरस्टूड? तो K इक्वल 1 अपॉन R सेल कांस्टेंट या C इंटू सेल कांस्टेंट। तो इतने फॉर्मूले आपके पास निकल सामने आ जाएंगे। ठीक है? ओके, तो ये हो गया आपका करेंटेंस और स्पेसिफिक करेंटेंस। नेक्स्ट इसमें क्या है? अब आपका है नेक्स्ट जो इसमें है वो क्या है? इसमें ये पार्ट तो हो गया मेरे ख्याल से ना, सेल कांस्टेंट हो गया, इसमें हो गया। अच्छा ये इसमें कंटेंट्स कैसे निकालते हैं, मतलब मोबिलिटी कैसे, मतलब डिपेंड किस पे करता है? की जो डिपेंडेंसी होती है वो कैसे निकालते हैं हम लोग? की जो होता है, की डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि आयंस जितने ज्यादा होंगे कंडक्शन उतना ही ज्यादा होगा, कनेक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। जितने ज्यादा आयंस उतनी ज्यादा कनेक्टिविटी। तो ये तो पार्ट आपका था मेटेलिक कंडक्शन का। अब इसी में आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की। इलेक्ट्रोलाइटिक तभी उसमें आता है आपका मोलर करेंटेंस और इक्विवेलेंट करेंटेंस आता है। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात करते हैं इसी में। चलो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में कौन सा आता है हमारा? मोलर करेंटेंस ना। मोलर कनेक्टिविटी ये क्या होता है? लैम्डा एम, लैम्डा एम ना। ओके, ये क्या होता है? कौन बताएगा? बताइए, मोलर कनेक्टिविटी क्या होती है? हाँ चलो अकेले बताओ, शुरू से बताओ। हाँ प्रोड्यूस बाय, हाँ ठीक है। आप थोड़ा शुरू में आए थे। मोलर कनेक्टिविटी क्या होती है? आपने एक सॉल्यूशन बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया जिसका कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलर का है, उसका 1 मोलर कंसंट्रेशन है। सो उस 1 मोलर कंसंट्रेशन का जो सॉल्यूशन है उसमें जितने भी आयंस होंगे, जितने भी आयंस होंगे उन सभी आयंस से जो कनेक्टिविटी हमें मिलेगी that will be called as molar connectivity. We can say as the connectivity produced by the solution of 1 molar concentration. ठीक है, connectivity produced by the solution of 1 molar concentration.
इज कॉल्ड मोलर कनेक्टिविटी। अंडरस्टूड? ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है? लैम्डा एन का फॉर्मूला कोई बताएगा मुझको? हाँ बताइए। के इंटू क्या? हाँ के इंटू बी, हाँ के इंटू बी तो रहता है, सही है। इसको और थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, ये बन जाएगा के इंटू 1000 ना अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या होता है? मोलैरिटी होता है ना, रिलेटिविटी मोलैरिटी, कैपिटल एम। अंडरस्टूड? सो के इंटू बी या फिर लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम। एम के क्या है? कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी कप्पा, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास है इक्विवेलेंट, हाँ ये क्या होता है? लैम्डा इक्यू ना, ये होता है लैम्डा इक्यू। ये क्या होता है? ये भी एकदम वैसे ही है, मतलब ये भी सॉल्यूशन से ही होगा, लेकिन वो सॉल्यूशन जो होगा उसमें 1 मोलर कंसंट्रेशन नहीं होगा उसका, उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट, उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। भाई बहुत नॉर्मल है ना ये, मतलब कनेक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय द सॉल्यूशन ऑफ 1 नॉर्मल कंसंट्रेशन, 1 मोलर नहीं, 1 normal concentration. 1 normal means the solution which contains 1 gram equivalent of electrolyte, 1 gram equivalent of electrolyte in 1 liter of solution, ये हो जाता है, समझा? Understood? Solution which is having, which is of 1 normal concentration, उसमें जितने आयंस प्रेजेंट होंगे उन सभी आयन से जो कंडक्शन प्रोड्यूस होगा, कनेक्टिविटी प्रोड्यूस होगी, that will be called as equivalent connectivity या फिर equivalent connectance। कनेक्टिविटी बोलते हैं, कनेक्टेंस बोलते हैं। तो लैम्डा इक्यू क्या हो जाता है? k इंटू 1000 अपॉन n, नॉर्मेलिटी हो जाता है यहाँ पे, जैसे वहां मोलैरिटी होता है, यहाँ पे नॉर्मेलिटी हो जाता है। अंडरस्टूड? ठीक है, क्लियर? ओके, अब देखिए इसी में हम लोग को स्टडी करना होता है वेरिएशन, वेरिएशन पढ़ना होगा ना हमको, वेरिएशन इन कनेक्टिविटी पढ़ते हैं हम लोग। लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी कौन बताएगा? लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी क्या होती है? लैम्डा एम नॉट, कहते हैं लिखा है, लिखा है नहीं लिखा है, पता नहीं क्या लिखते रहते हो। लैम्डा लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी क्या है? ठीक है लिख लो, क्योंकि इसको मैं क्या करता हूँ, कुछ चीजें ऐसी रहती है जो मैं उसी चैप्टर टॉपिक के बीच में बता देता हूँ, अलग से नहीं लिखाया होगा, ठीक है ना। हाँ, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी की हम बात कब करते हैं मालूम है? जब हम वो लॉ पढ़ते हैं, कौन सा लॉ है? कोलरॉच लॉ। कोलरॉच लॉ जब पढ़ते हैं उसमें आता है लैम्डा एम नॉट, वहां पे है लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, यही पे है ना हमें? ओके, तो आप जान लीजिए कि होता क्या है, नहीं लिखो लिख लेना, वो छोटा टॉपिक है, लाइन का है। मोलर कनेक्टिविटी लिखा है, छोड़ो। मोलर कनेक्टिविटी obtained by the solution at infinite dilution। समझ? कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसको हमने इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट कर दिया है, समझ? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको हमने इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, मतलब खूब पानी मिला दिया उसमें, ठीक है। तो उससे जो कनेक्टिविटी प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। मोलर कनेक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय द सॉल्यूशन, produced by the solution of infinite dilution, infinite dilution। understood? ठीक है, सिंपल है, मतलब कंसंट्रेशन बहुत कम कर दिया गया, इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया गया, खुद डाइल्यूट कर दिया गया उसको, तो उससे जो प्रोड्यूस हुआ है मोलर कनेक्टिविटी, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। तो हम यहां लिख सकते हैं कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय solution, produced by solution of infinite dilution, understood? ठीक है,
अब आते हैं इसी में वेरिएशन इन कंडक्टिविटी, वेरिएशन इन कंडक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो देखो यहां पे के, पहले हम के बारे में बात करेंगे। के क्या है? कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी क्या होता है? डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आता है। अब बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें भी कि कनेक्टिविटी और मोलर कनेक्टिविटी में क्या फर्क है। भाई कनेक्टिविटी जो दोनों सॉल्यूशन आयंस के लिए ही होते हैं, दोनों आयंस के लिए ही होते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? कनेक्टिविटी जो होती है यहाँ पे, ये देखिए, ये कनेक्टिविटी ये के है, दोनों जगह अप्लाई होगी है। ये मेटालिक में भी अप्लाई होती है और एक्वस में भी अप्लाई होती है। एक्वस में कैसे होती है? इसके फॉर्म में, सॉल्यूशन में इस पे फॉर्म में अप्लाई होती है। मोलर कनेक्टिविटी इज इक्वल टू के इनटू वॉल्यूम, के इनटू वॉल्यूम। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में इसके बारे में पूछा गया है, इसके बारे में पूछा गया है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो कंडक्टिविटी और सॉल्यूशन का क्या रिलेशन होगा? अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं मतलब, तो हम कंसंट्रेशन से कैसे कोरिलेट करेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। सही है, सही है भाई। कंसंट्रेशन का मतलब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो जितना ज्यादा होगा के की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पे। उसने वॉल्यूम बोला था, मैंने कंसंट्रेशन बोला है। यहाँ पे के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जितना ज्यादा होगा के की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं मोलर कनेक्टिविटी की, तो ये कहानी बदल जाती है। जब हम लैम्डा एम के बारे में बात करेंगे, तो लैम्डा एम किस पर डिपेंड करता है मालूम? ये डिपेंड करता है मोबिलिटी पे। कितनी तेजी से आयन चल रहा है, कितनी तेजी से आयन से मूव कर रहा है, उस पर डिपेंड करती है। ये नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, और ये आयंस की मोबिलिटी पे डिपेंड करता है, मूवमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, जग रही है, जग रही तुम? ओके, मोलर कनेक्टिविटी depends upon mobility of ions। ये मोबिलिटी पे डिपेंड करता है। अंडरस्टूड? ठीक है। तो लैम्डा एम का जो रिलेशन है वो k इंटू वी है। अब देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा k अपॉन सी। इसका मतलब होता है k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। मतलब देखो, यहां डायरेक्ट है और यहां पे इनवर्स। सुना? तो ये बताओ, कंसंट्रेशन ज्यादा तो ये ज्यादा, यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा तो ये कम। इसी क्वेश्चन को कैसे पुट अप किया जाता है मालूम? डाइल्यूशन के बेस पे किया जाता है। डाइल्यूशन के बेस पे अगर आप कोई सॉल्यूशन आपको दिया गया, उसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं, तो जब डाइल्यूट करोगे तो क्या होगा? ये घट जाएगा। क्यों घटेगा? नहीं भाई, कंसंट्रेशन कम कर रहे हो ना। कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ना। तो पानी अगर तुम मिलाओगे, पानी मिला रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिला रहे, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट नहीं जाएगा? चलो थोड़ा और कोरिलेट कर देते हैं। अगर आप कंफ्यूजन हो तो और कोरिलेट करो। इसको देखो, ये हो गया, चलो ये कर दिया हमने, और इसको और सिंपलीफाई कर दिया। चलो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन ना। जितना पानी बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट गया। भाई पानी ज्यादा हो गया
पहले मान लीजिए कि 1 लीटर में 50 आयन थे, समझिएगा, पहले 1 लीटर सॉल्यूशन में 50 आयन थे, 50 आयन थे। आपने उसको 1 लीटर को 2 लीटर कर दिया, 2 लीटर कर दिया, तो पर लीटर कितना बचा? 25 हो गया ना। पहले 50 पर लीटर था, अब 25 पर लीटर, आयंस कम हो गए ना, पर लीटर वॉल्यूम कम हो गया ना। जब कम हो जाएगा तो ये कम नहीं हो जाएगा? अंडरस्टूड? ठीक है, ठीक है, क्लियर है? अब लेकिन जब लैम्डा एम पे आएंगे, ये मोबिलिटी डिपेंड करेगा। मोबिलिटी कब ज्यादा होगी? जब आयंस कम रहेंगे और पानी ज्यादा। जितना ओपन एरिया मिलेगा आयंस को, उतना ही वो मूव करेगा तेजी से। तो अगर आप यहाँ पे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, देखो यहाँ भी, देखो यहाँ पे डायरेक्ट है, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगा। समझ रहे ध्यान है? कोरिलेट कर पा नहीं कर पा रहे हो? तो ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगा। तो दोनों को याद रखो अच्छे से, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम और ये मोबिलिटी ऑफ द आयंस। मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट, मूवमेंट तभी ज्यादा होती है जब आयंस कम रहेंगे और पानी ज्यादा। ठीक है, तो वॉल्यूम डाइल्यूशन करोगे तो फिर समझो, डाइल्यूशन, क्वेश्चन डाइल्यूशन पे ही आएगा, क्वेश्चन डाइल्यूशन पे ही आएगा, क्या ध्यान रखना। जब ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन conductivity decreases, conductivity decreases, molar conductivity increases, understood? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा एम v के डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे है और यहाँ पे इनवर्स पे। देखो मैंने दोनों के फॉर्म बता दिया, कंसंट्रेशन के फॉर्म बता दिया, वॉल्यूम के फॉर्म बता दिया। अब इतना भी छोटे बच्चे नहीं हो कि कंसंट्रेशन को वॉल्यूम से कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो। समझ आया? समझ? डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा, यहाँ वॉल्यूम बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये वेरिएशन इन कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कई बार क्वेश्चन आएगा इसमें, और हमेशा क्वेश्चन डाइल्यूशन के फॉर्म में ही आएगा, हमेशा क्वेश्चन डाइल्यूशन के फॉर्म में आता है। ठीक है।